तकसीम हिंद के फसादात क्यों हुए और इस फसादात के पीछे का असल मकसद क्या था और करने वाले कौन थे। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। मुख्तसर सा व्लॉग है और ये कहानी जो स्टोरी आपके सामने रखने वाला हूँ ये है डॉक्टर साजिद अली की कहानी है, जो उन्होंने अपने बाप दादा से जो सुनी वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में थोड़े सा से हकायक भी बताऊंगा कि असल कहानी क्या थी। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें और लाइक शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और लाजिम चलते ब्लॉग की तरफ। मैं आपसे भाई और आप देख रहे हैं PS नाज़रीन। डॉक्टर साजिद कहता है कि मैंने जिस गांव में शऊर की आंख खोली वो मशरकी पाकिस्तान से आने वाले महाजिरों का गांव था। आबादी का बड़ा हिस्सा का ताल्लुक जिला जलंधर से था। दीगर दो बड़े ग्रुपों का ताल्लुक गुरदासपुर और फिरोजपुर से भी था। हिजरत को उजाड़ कहा जाता था और यह जुमला बहुत सुनने को आता था। जिदों उजाड़ गया थी यानी जब घर उजड़े थे। देश और वतन को लोग बहुत याद करते थे। किसी को बोर्ड की छांव बहुत याद आती थी, किसी को मन में पीपल का दरख्त बसा हुआ। प्रदेश के लफ्ज का इस्तेमाल बहुत आम था। एक और लफ्ज जो बहुत सुनने में आता था वो था पनाहगीर, जिसे मशरकी पाकिस्तान में आने वाले गाली के मुताबिक समझते थे और मुकामी लोग भी इसे अजरा ताखीर ही इस्तेमाल किया करते थे। महाजिर का लफ्ज ना जाने कब लुगत में दाखिल हो गया। लोग अपने पुराने वतन को याद तो करते थे, लेकिन हैरत की बात थी इस बात में किसी किस्म की उदासी का शुबा नजर नहीं आता, क्योंकि लोग अपने नए माहौल में मुतमईन दिखाई देते थे। देहातियों की खुशी का सबसे बड़ा सबब मगरबी पंजाब का नहरी निज़ाम था। मशरकी पंजाब में नहर नहीं थी, वहाँ कुओं से आब पाशी की जाती थी, जो काफी मुश्किल और सब्र आजमा काम था। मुझे याद है कि एक दफा एक अजीज बुजुर्ग ने मुझे अपने बारी पर पानी काटा तो साथ ही कहने लगे, ऐसे ही देश देश करते रहते हैं, सारा दिन कुआं चलाते थे, थक जाते, बामुश्किल 1 एकड़ खराब होता है। ये जा रहा है पानी फ्राटे भरता हुआ, यानी अपने अपाई इलाकों से बिछड़ने के दिलों में कसी जरूर उठती थी, लेकिन नए माहौल में हासिल होने वाले सहूलतों पर मुतमिन थे। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि उजाड़ क्यों हुआ। उजाड़ इस वजह से हुआ, इस वजह लोग उजड़े और वहां पर उनके अपने अजीजों कारब को मारा गया। वो अपने कत्लो गारत किए गए उनके अजीजों कारब का, उनके खानदान के लोगों का। क्योंकि पहले यहाँ से पाकिस्तान से हर एक में छुपाया तो हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान से पहले ट्रेन जो गई थी, जिसमें उनके औरतों, मर्दों, बच्चों, बूढ़ों किसी को नहीं छोड़ा गया था, सबको मार कर डाला गया था और लोगों की इज्जतें लूटी गई थी। जो इधर मशरकी पाकिस्तान से उधर गए थे, यानी जो इधर पाकिस्तान से उस तरफ गए, पाकिस्तान के पंजाब से उधर गए थे, जो लोग यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान गए थे, उनके साथ इस तरह का तस्वर किया गया, इस तरह के हालात किए गए, इस तरह के वाक़यात उनके साथ पेश आए, तब उधर से मज़ाहमत शुरू हुई। और वो मज़ाहमत इतनी भयानक थी कि यहाँ से होने वाली उसके सामने कुछ भी नहीं थी। इस पर भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा डॉक्टर साहब की ही थोड़ी आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। अपने घर बात छोड़कर बहुत सी
उबतों से गुजर कर लोग पाकिस्तान पहुंचे थे। नए देश में आकर अलाटमेंटों के चक्कर में खुआर होते रहे, अजीजों रिश्तेदारों से दूर रहे, क्योंकि कहीं आबाद हुआ तो किसी को कहीं और ठिकाना मैसर आया। लोगों को सेटल होने में कई बरस लग गए। तकसीम से कबल एक अच्छी पुरसकून और आरामदायक जिंदगी गुजार रहे थे। जब इन्हें कई वर्ष तक सख्तियां बर्दाश्त करना पड़े तो इनके अंदर एक गोना तलखी पैदा हो चुकी थी, जो रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। हिंदू और सिखों के मुजालम का तस्करा अक्सर होता था। गांव में अगरचा कम ही कोई ऐसा खानदान था जिससे का तकसीम के हंगामों के दौर में जानी नुकसान ना हुआ हो। आज भी इस दौर को याद करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि लोग इन मुजालम का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म की नफरत का कोई शुबा नहीं रहता। नाज़रीन, नफरत का शुबा आए भी तो किस तरह आए, क्योंकि पहले ये तमाम काम इधर से शुरू हुआ। उन लोगों में अमल का रद्द अमल होता है हर एक, इसलिए जब यहाँ से अमल शुरू हुआ तो वहां से उसका रद्द अमल तो आना था। और बाद में आज भी यहाँ के लोकल लोग महाजरों को पनाहगीर कहते हैं, महाजिर कहते हैं, और ये कहते हैं कि हमने आपको पनाह दी। हत्या कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात। अगर ये महाजिर जो वहां पे अपने खानदान में के लोगों को मरवा कर अपनी जायदाद वहां पर छोड़कर या तो अपनी जमीनें वहां पर छोड़कर यहाँ ना आते, और यहाँ आने पर जब वो लोग यहाँ इंटर होने वाले थे, तो वो सिख और हिंदू इंटर होने वाले थे कि हम अंदर जाके इन्हें मारेंगे, तो इन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया, हमारे अपनों से इस तरह का सलूक किया, तो तब महाजिर ही था जो इन लोगों की ढाल बना था। जो महाजिर भी अपने वहां पर बहुत से लोग खो के आया है। बाहर जाते कहानी पे वापस आते हैं। लोग वहशत बर्बरियत के इस दौर को एक अनारफ समझकर भूल गए थे। इसका बड़ा सबूत यह है, जब हिंदुस्तान की टीम लाहौर आई तो बॉर्डर खोल दिया गया था। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग हिंदुस्तान से लाहौर आए और बड़े जज्बाती मनाज़र देखने को मिले। हालांकि इस वक्त अभी फसादात की यादें ताज़ा थी, लेकिन फिर भी किसी ने हिंदुस्तान से आने वालों से नफरत का इजहार नहीं किया। इन्हें खुले बाजुओं के साथ खुशामदीद कहा। इस दौर में वो लतीफा बना था जब अनारकली लाहौर में एक सिख से प्रावा देखी जाओ तो लगी जाओ, यानी मुझे देखते जाओ और आगे गुजरते जाओ, भीड़ न करो। मुझे एक दफा याद आ रहा है, 60 की दहाई की बात है, जब गांव में एक सिख आया। हमारे एक अजीज कई दहाइयों से बजूबी कीनिया में बसर कर के गांव वापस आए थे। बनरूबी से इनके साथ सिख दोस्त इन्हें मिलने के लिए आया था। लड़के बूढ़े जवान सिख को देखने जमा हो गए। एक 5-6 साल का बच्चा ने सिख को देखा और अपने बड़े भाई से कहा, चंगा भला बंदा है, एवं कहते ने सिखाया। 60 की दहाई के शुरू में ही जब सिख रहनुमा मास्टर तारा सिंह जी पर फसादात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद की जाती थी, लाहौर आए तो इनका इस कदर वालेहाना इस्तेमाल किया गया था कि शायद वो खुद भी हैरान हुए हों। इस इस्तेमाल पर हर नजरिए पाकिस्तान के इल्म बरदार अखबार को बड़ी तकलीफ हुई और इसने इसके खिलाफ अतारिया भी लिखा था। क्या इस बात में कोई हकीकत है कि तकसीम से कबल हिंदू सिख मुसलमान मुकम्मल भाईचारे के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे? क्या इसमें किसी किस्म के खिलाफ नहीं थे? मेरा ख्याल है कि इस बारे में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के यकीनन मुख्तलिफ तजर्बात होंगे। मेरे दादा जान एक जहाँ गश्त इंसान थे
कितने ही मुल्कों में मुलाजमत की थी, मुख्तलिफ कौमों, मजहबों और अफराद के साथ काम किया था, लेकिन अपनी हयात में कहीं जिक्र नहीं किया कि कोई हिंदू या सिख इनका जाती दोस्त भी था। क़याम बर्मा के दौरान भी पेश आने वाला वाक़या इन्होंने अपने हयात में दर्ज किया है। 1923 में बसिलसिला मुलाजमत वो रात के वक़्त बर्मा के एक दूर दराज गांव में पहुंचे। इनके एक अजीज भी इनके हमरा थे। जाए मकाम हिंदू और सिखों के साथ थी, जहां इन्होंने खंजीर का गोश्त रस्सियों पर परो का सूखने के लिए लटकाया था। तो इस पे दादाजी ने कहा कि हमको सुअर मत खिलाना, सिर्फ सब्जी दाल पर गुजारा करना है। इस लोगों ने भी गंदा पेशानी से जवाब दिया, हमें मालूम है कि आप मुसलमान हैं। सुबह जब दादाजी यार और उनके साथी ने मुसलमान लोटा लेकर बावर्ची खाने से पानी तलब किया तो बावर्ची जो एक मजहबी सिख था बोला, देखते ही चीखा हो गया और कहने लगा, आप लोग मुसलमान हैं? दादाजी ने जवाब दिया, माशाल्लाह। इसने कहा, मैं सख्त गलती की है कि जब आपके जूठे बर्तन अपने बर्तनों में रख दिए। दादाजी ये वो सिख थे जो बहुत कट्टर सिख थे, जो मजहबी सिख थे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कुछ मजहबी जुनून नहीं फिरते हैं और ये बिना किसी बात की तहकीक किए मार दो काट दो, इसके उतराते हैं कि इसने गुस्ताखी कर दिया, अब इसका कत्ल वाजिब हो गया। भाई गुस्ताखी हुई है, मानते हैं, वो वाजिबुल कत्ल है, मानते हैं, लेकिन तहकीकात के बिना नहीं। और आम आवाज कौन होती है कत्ल करने वाली? अगर उसने कोई गुस्ताखी भी की है उसका पूरा प्रूफ ले, और अदालत किस लिए, कानून किस लिए, और इसको बुलाए, उसे अरेस्ट करवाए। बाकी उसका काम अदालतें जाने, अदालतों का काम जाने, आप नहीं मार सकते। इसी तरह कुछ जुनूनी सिख भी वहां पे मौजूद थे, हिंदू कुछ जुनूनी मौजूद है जो आप भी वहां पे मौजूद है, जो मुसलमानों को हकीर समझते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में आने वाले मुहाजिरों को वो इससे नहीं है जो वहां पे थी। वहां पे जब मुसलमान मेजोरिटी में था तो हिंदू और सिख इनके घरों में दाखिल होने से पहले जूतियां बाहर उतारता और ये कहता था कि ये पाक घर है जहाँ पे इबादत होती है। लेकिन यहाँ पे आकर हमारे मुसलमानों ने ही हमारे उतने ज्यादा मुसलमान मार दिए जितने 200 साल में अंग्रेजों ने नहीं मारा होगा। उससे कहीं ज्यादा हमने मारे हैं अपने मुसलमान भाई, अपने पाकिस्तान। तो हम अब हिंदुओं की बात क्या करें, तो थोड़ी सी कहानी रहेगी, ये आपके साथ मजीद कंप्लीट कर देता हूँ ताकि उसके बाद थोड़ी सी मजीद हम आपसे बात करें। ये एक अदनी सी मिसाल है हिंदू सिखों और मुसलमानों के बर्ताव की और इसकी कुर्बत की। हम भाइयों ने कई बार अपने वालिद साहब से पूछा कि कौन से हिंदू या सिख इनके दोस्त थे, तो वो कभी किसी का नाम नहीं ले सकते। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी से मैं एक दोस्त मुल्तबानी का मजमुआ कलाम लाया जिसका नाम भूल चुका हूँ। अब्बा जान ने वो किताब देखी तो मुझे बताया कि वो स्कूल में इनके उस्ताद थे और इनका पूरा नाम लाला लबू राम था। इनके अलावा किसी सरदार सोरन सिंह का जिक्र किया करते थे जिन्होंने इस जमाने में नई नई वकालत शुरू की थी और अब्बा जान ने किसी मुकदमे में 12 आने फीस इन्हें अदा करके वकील रखा था। अब तकसीम का वकूआ पेश हुआ, 70 वर्ष गुजर चुके हैं। तकसीम के बाद पैदा होने वाली नस्लों को इस बात का इल्म ही नहीं कि वो क्या हालात थे जिनमें ये तारीख साल वाकया रूनमा हुआ। चुनाचा अगस्त का महीना आता है तो इल्जाम तराशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ अफराद का ख्याल होता है कि हिंदू और मुसलमान अमन और आस्तिकी के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। अंग्रेजों ने फितना समानी की और फिरका वारियत का जहर घोल दिया और नफरतों को अपने
इस्तेमारी मुकासद के तहत हवा दी। अंग्रेजों के फितना परवरी वाली बात से इख्तलाफ मुश्किल है, मगर ये बहुत पेचीदा सूरत हाल की जरूरत है। ज्यादा सादगी पर मबनी तजर्बा तजिया दिखाई देता है। इस दौर में होने वाले फसादात पर तहकीक जारी है। इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा कि मुसलमानों और सिखों ने इनमें लायक नफरतें किरदार अदा किया था, लेकिन कुछ सवालात अभी तक नशाद जवाब हैं। पंजाब में जब खुली पैमाने पर तबाद आबादी हुआ है, इसकी शायद कोई और मसाल तलाश करना मुमकिन ना हो। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों और मुल्कों में कई बार मुख्तलिफ ग्रुपों के माबैन किसी न किसी वजह से कत्ल व गारत का बाजार गर्म हुआ है और लोग वक्ती तौर पर अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कभी इस बड़े पैमाने पर आबादी से मुस्तकिल बुनियाद पर नकल मकानी नहीं हुई। फसादात खत्म होने के बाद वो अपने इलाकों को लौट जाते, जो कि सलाविया की शिद्दत और रगबत होने के बाद जब गांव खाना जंगी हुई तो बोस्निया के कितने ही खानदानों को यहाँ लाकर आबाद किया गया था, लेकिन यूं ही अमन अमान हुआ वो सब अपने वतन को लौट गए। तो नाज़रीन, असल कहानी आपके साथ मैंने थोड़ी शॉर्ट करके आपको सुना भी दी है कि असल कहानी क्या थी इन फसादात की, और डॉक्टर साहब की भी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है कि डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, सोचने की बात, हम लोग वहां से हिजरत करके यहाँ आ गए। हमारी नई नस्ल को नहीं पता वहां पे कितना कत्ल गारत हुआ, कितने लोग मरे, किस तरह उनकी वो अपनी इज्जतें बचाकर, अपनी जानें बचाकर पाकिस्तान आए, नहीं पता। और अगर पूछा भी जाए तो किसी को इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि नाज़रीन, हमने असल हक़ाइक़, असल तारीख तो छुपा रखी है नए जनरेशन से, या वो नई जनरेशन से असल हिस्ट्री छुपा के रखोगे, उसे बताओगे नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या वाक़या हुआ। असल हिस्ट्री यही है कि यहाँ से पहले कत्ल गारत करके ट्रेन वहां पे गई और फिर वहां से यह सिलसिला उससे कई गुना ज्यादा हुआ। लेकिन ये मामला 3 माह तक चला और 3 माह के बाद जब थोड़ा बहुत उधर अमन हुआ तो फिर लोगों ने वापस आना शुरू हुए, जब पाकिस्तान आना शुरू हुए और कुछ लोग वहीं आबाद रह गए, कुछ आगे पाकिस्तान। ये चीजें बहुत मुश्किल होती है जब एक बंदा अपना घर बार छोड़कर किसी और जगह नकल मकानी करता है, तो उसके लिए मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन वहां के लोगों को भी चाहिए कि खुले दिल से उनका इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर बात करें मास्टर तारा सिंह की, तो अगर मास्टर तारा सिंह ने पहले कत्ल गारत शुरू किया था, तो जब वो पाकिस्तान आया तो यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया गया? क्यों उसे यहाँ पे इज्जत दी गई? इज्जत इसलिए दी गई थी कि उसने अमल का रद्द अमल किया था, ना कि उसने पहले कत्ल गारत शुरू किया था। पहले कत्ल गारत इधर से शुरू हुआ था। ये जो खुद को लोकल कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, ये जांगली लोग, ये थे असल फसाद की जड़। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि असल फसादात के असल मकासद और उनके बाद रूनमा होने वाले वाक़यात क्या थे। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।